नई शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें आज आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद या जनवाद का वाचन कर रही हूँ। आधुनिकतावाद एक वैश्विक प्रवृत्ति या कह लीजिए फेनामिना के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह भी इतिहास की एक विशेष परिस्थिति में जन्मा है। अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप विभिन्न भूभागों में इसकी उत्पत्ति का समय भी भिन्न भिन्न है। भारत में इसका प्रवेश सन 1960 के बाद होता है। एक भिन्न ऐतिहासिक परिस्थिति में जन्म लेने के कारण इसमें पश्चिमी आधुनिकतावाद की गंभीरता, अनेक आयामीयता और तकनीकी पेचोखम नहीं है। पश्चिमी आधुनिकतावाद दो महायुद्धों द्वारा विध्वस्त जीवन, अस्तित्ववादी दर्शन, फांसीवाद, पूंजीवाद, पदार्थीकरण की देन है। इसके कीटाणु वायरस की तरह दुनिया भर में फैल गए। इसकी तकनीक हिंदी में भी ग्रहण की गई। इस संदर्भ में पश्चिम की कलात्मक और साहित्यिक उपलब्धियों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। चित्रकला में पिकासो इसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। साहित्य के क्षेत्र में टी.एस. एलियट, जेम्स जॉयस, काफका, बेकेट, पुस्त, रिल्के, लोरका आदि विश्वविख्यात नाम हैं। अपने देश की सतही आधुनिकतावाद फूहड़ विकृतियां लेकर आया। यूं तो प्रयोगवादी काव्य आंदोलन में आधुनिकता के चिन्ह दिखाई पड़ने लगते हैं, विशेष रूप से अज्ञेय और शमशेर बहादुर सिंह में, पर उनकी आधुनिकता उधार ली हुई आधुनिकता थी। इसके लिए ऐतिहासिक जमीन भी नहीं थी। वास्तविकता तो यह है कि सन 1964 में हमारी पुरानी दुनिया और मूल्य लगभग समाप्त हो जाते हैं। सन 1962 के चीन भारत युद्ध ने रही सही जनतांत्रिक आशाओं की कमर तोड़ दी। सन 1964 ईस्वी में नेहरू की मृत्यु के साथ बहुत सारी चीजें मर जाती हैं। कांग्रेस दल में दरारें दिखाई देने लगती हैं। समाजवादी दल दो टुकड़ों में पड़ जाता है। इसी वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के भी दो खंड हो जाते हैं। स्थानीयता का जोर बढ़ जाता है। भ्रष्टाचार का घोड़ा बेलगाम सर पर दौड़ने लगता है। इन स्थितियों के बीच राम मनोहर लोहिया की आक्रामकता एडवेंचरिज्म का मूल्य है, लेकिन है वह भी आधुनिकतावाद की देन। इस निराशा, घुटन, अराजकता और मूल्यहीनता के माहौल में अमेरिकी कवि गिन्सबर्ग 1962-63 में अमेरिकी मूल्यों को लेकर भारतवर्ष आया। इस देश में वर्षों भ्रमण करता रहा। उसका स्थायी निवास बनारस का दशाश्वमेध घाट था। उसके यौनवाद का प्रभाव युवा कवियों पर पड़ा। कुछ नामी गिरामी प्रगतिशील भी इसके चक्कर में फंसे। गिन्सबर्ग हाउल युवा कवियों का धर्म ग्रंथ बन गया। इसी समय अस्तित्ववाद की निषेधात्मक विचारधारा अपने पूरे उमंग के साथ आई। यह आकस्मिक नहीं है कि सन 1961 में अज्ञेय का प्रसिद्ध अस्तित्ववादी उपन्यास अपने अजनबी छपा। इन सभी स्थितियों का साहित्य पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उपभोक्तावाद और यौन विकृतियों की बजबजाहट हिंदी साहित्य के सिर के ऊपर से बहने लगी। आधुनिकतावाद के तहत एक कवितावादी आंदोलन चल पड़ा। कुछ दिनों तक कविता पत्रिका की भी प्रकाशित हुई। आधुनिकतावाद का प्रभाव बंगला कविता पर भी पड़ा। हिंदी में इसके पुरोधा राजकमल चौधरी हैं। उनके मुक्ति प्रसंग, कंकावती में वेश्या, बीमार, शहर सड़े-गड़े गोश्तों वाली औरतों के साथ संभोग के विभत्स चित्र हैं। कैलाश बाजपेयी यज्ञ और वेश्या में कोई फर्क नहीं मानते हैं। जगदीश चतुर्वेदी इतिहास हंता हो गए। सौमित्र मोहन का लुकमान अली 1/3 प्रगतिवादी और 2/3 आधुनिकतावादी है। आत्महत्या की स्वीकृति तो जगदीश गुप्त, विजय देव नारायण शाही और लक्ष्मीकांत वर्मा में भी है।
इसी समय नवगीत का आंदोलन भी चल निकला। यूँ तो हिंदी में गीत लिखने की परंपरा पुरानी है, लेकिन नई कविता आंदोलन के समय सामान्यतः कवियों ने गीत लिखना छोड़ दिया, किंतु नई कविता के वजन पर नवगीत नाम से इसे जिलाए रखने की कोशिश की गई। यह कार्य मुख्यतः रूप से शंभुनाथ ने किया। शंभुनाथ जी ने अच्छे गीत लिखे। जगदीश गुप्त, ठाकुर प्रसाद सिंह, रविंद्र भ्रमर, रामदास मिश्र, श्री कृष्ण तिवारी आदि के गीतों की संख्या भी कम नहीं है। लेकिन नवगीत हिंदी कविता की मुख्य धारा से कभी भी जुड़ नहीं पाया। आधुनिकतावादी दौर के प्रसिद्ध कवि हैं श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986 और धूमिल, इनका भी 1931 से 1986। इसका प्रभाव श्रीकांत वर्मा पर अधिक है और धूमिल पर कम। धूमिल इससे मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं, लेकिन काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, काजल की एक लीक लगी हैं, पैर लगी हैं, लगी हैं पैर लगी हैं। श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता तो वे पूर्णतः आधुनिकतावादी न होते। उनके पूर्ववर्ती काव्य संकलनों में दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर में आत्मरति और आत्मश्लाघा का प्राधान्य है। भीड़ से घृणा है, यौन विकृतियों की बजबजाहट भी कम नहीं है। जैसे किसी वेश्या के कोठे से अपने को बुझाकर इन रचनाओं में ऊब, अनिर्णयात्मकता, आक्रामकता, विडंबना, यौन विकृति आदि सभी कुछ आधुनिकतावाद के लक्षण हैं। पर मगध में शांति है, सोच है, रास्ते की खोज है, ऐतिहासिक अतीत को वर्तमान की असंगत से जोड़ने का प्रयास है। इसका पूर्वाभ्यास पूर्ववर्ती रचनाओं में जहाँ तहाँ दिखाई देता है, जैसे जलसा घर का कलिंग। मगध में मगध, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, मथुरा, नालंदा, तक्षशिला, कौशल, अशोक, सकटार, अजातशत्रु, वसंत सेना, अम्बपाली आदि का जादुई स्मरण है। एक मायालोक भी है और नहीं भी है। इस अतीत के समानांतर वर्तमान भी चलता रहता है। इसमें एक धुंधले अनिर्दिष्ट भविष्य का भी संकेत है और जीवन बोध और मृत्यु बोध का भी। इसका मुख्य मुद्दा है, सवाल यह है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अश्वारोही, यह रास्ता किधर जाता है। कपिलवस्तु और नालंदा कोई नहीं जाता। रास्ते के अभाव में लोग भटकते रहते हैं। इतना अवश्य है कि उसे मालूम है कौशल अधिक दिन नहीं टिक सकता। कौशल में विचारों की कमी है। वह यह भी कहता है कि हस्तिनापुर का एक शत्रु पल रहा है, विचार, किंतु विचार की कोई रूपरेखा नहीं है। वह एक तीसरे रास्ते की ओर संकेत करता है कि यह वहाँ नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता, वहाँ नहीं जाता। प्रश्न होता है कि फिर वह कहाँ जाता है। इसका कोई उत्तर नहीं है। अंतिम सत्य के रूप में महाकाल की छाया भी है। अंतिम कविता इसी के संबंध में है। जिस भटकाव से श्रीकांत वर्मा के काव्य जीवन की शुरुआत हुई थी, उसी भटकाव और मृत्युबोध में उसका अंत भी होता है। अस्तित्ववादी अवसाद से उसे मुक्ति नहीं मिलती। आधुनिकताबोध का भाषिक खिलंदड़ापन भी यहाँ मौजूद है। धूमिल, अगले कवि हैं धूमिल। धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी। धुआं आधुनिकता है और अग्नि प्रगतिशील चेतना। धूमिल की ऊर्जा, विक्षोभ, आक्रामकता, भाषिक नवोन्मेष देखकर थोड़ी देर के लिए निराला की याद आ जाती है। पर धूमिल का एक छोर आधुनिकता से बंधा था तो दूसरा छोर अराजकता से। ये दोनों प्रवृत्तियां शुरू से ही दिखाई पड़ती हैं और अंत तक इन दोनों में अपना संग साथ निभाया। सन 1967 में ही एक और आधुनिकतावादी कविता लिख रहे थे तो दूसरी ओर मोचीराम। उनके तीनों संग्रह, संसद से सड़क 1972, कल सुनना मुझे, और इसी पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र में दोनों प्रवृत्तियां मिलेंगी। राजकुमार चौधरी की मृत्यु पर लिखी गई उनकी कविता में आधुनिकता की विकृतियां भरी पड़ी हैं। स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण भिन्न नहीं है। गांव घर से उठाए हुए मुहावरों तथा बिंबों से भी यह स्पष्ट है। जिसने
जैसे जैसे उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है। मासिक धर्म में डूबे हुए लत्ते सा लड़खड़ाता दे। औरतों के प्रति धूमिल के रुख और राजकमल चौधरी के रुख में कोई अंतर नहीं है। चौधरी के रुख में कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक राजनीति विचारधारा का प्रश्न है, वह किसी भी विचार से प्रतिबद्ध नहीं है, किंतु युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी जरूरी मालूम पड़ती है। देखना यह है कि उनकी राजनीतिक समझदारी क्या है। भारतीय लोकतंत्र से कवि का मोहभंग हो चुका है। उसे दूसरे लोकतंत्र की तलाश है। यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। जनतंत्र जल रहा है, उसका नक्शा ट्रैफिक पुलिस के चेहरे पर अक्स है। सुरक्षा का सवाल व्यर्थ हो गया है, क्योंकि वह सुरक्षित नहीं है जिसका नाम हथियारों की सूच में नहीं है। संसद के बारे में उसका विचार है, अपने यहाँ संसद तेली की वह कहानी है जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। प्रजातंत्र के विरुद्ध स्वयं एक कविता है। दूसरे प्रजातंत्र को खोज रहा है। दूसरे प्रजातंत्र को खोज रहा है। कोई रास्ता नहीं मिलता। वह वामपंथ की संभावनाएं टटोलता है, बाएं हाथ का समर्थन करता है। एक अन्य स्थान पर कवि कहता है, लोकतंत्र के इस अमानवीय संकट के समय कविता के जरिए मैं भारतीय वामपंथ के चरित्र को भ्रष्ट होने से बचा सकता हूँ। कविता के जरिए उसे बचाना इच्छित कल्पना है, पर उसकी दृष्टि में वामपंथ का चरित्र भ्रष्ट है। पतझड़ कविता में वह जनवाद और जनसंघ को एक सूत्र में बांध देता है। जनवादी मुद्रा में शाखों पर चढ़ी न चढ़ी हवा, शब्द वृद्ध पत्तों पर समकालीन के जनसंघी नुस्खे लिखती है। क्रांति की संभावनाओं पर भी उसे विश्वास नहीं। यहाँ के प्रसंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चों के हाथों की जूजी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। रह गया नक्सलवाद, संसद से सड़क तक में नक्सलबाड़ी पर एक कविता है। पटकथा में कवि लिखता है, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम गया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। कल सुनना मुझे में भी श्रीकाकुलम पर एक स्वतंत्र कविता है। एक कविता में छापामार दस्ते की याद दिलाता है और अंधेरे में एक युवा व्यक्ति गुम हो जाता है। अन्यत्र वह कहता है, और शब्द जहाँ सक्रिय है, भूख का सिलसिला छापा मार सीटियाँ बजाने लगा है। जाहिर है नक्सलवाद के प्रति उसकी सहानुभूति है। कुछ दिनों तक नक्सलवाद एक सार्थक आंदोलन माना जाता था। यदि धूमिल की इससे सहानुभूति है तो इसे अन्यथा सिद्ध करने के लिए बौद्धिक व्यायाम की क्या आवश्यकता है। धूमिल के मोचीराम का जिक्र किए बिना धूमिल प्रकरण अधूरा रहेगा। कदाचित यह उनकी सर्वोत्तम कविता है। मोचीराम उनकी सर्वोत्तम कविता है। निहायत संयमित और निहायत प्रभावशाली, जटिल व्यापारों और बिंबों से गुथी हुई उनके अन्य अन्वेषित मुहावरे यहाँ भी हैं। उनकी चमक भी है, पर ये अलग से नहीं चमकते, पूरी कविता को चमकाकर उसी में दमकते हैं। कविता के भीतर बातचीत की शैली में भी यह एकालाप है। बौखलाए हुए आदमी का एकालाप नहीं, पेशे से जुड़े हुए आदमी का एकालाप। पेशे में छिपे एक अदद इंसान के प्रतिकूल खड़े आदमी के खिलाफ भाषा का हस्तक्षेप कविता बन जाता है। मोचीराम के औजारों के पास शब्द है, वे बोलते हैं, वे कहीं न कहीं आदमी बनने की तमीज भी सिखाते हैं। मोचीराम का बसंत पेशे से जुड़कर अद्भुत, अपूर्व, अद्वितीय हो जाता है। वह जीने का सही तर्क पेश करता है। उसके प्रभाव में तो राम नामी बेच कर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। जब अंत में चुप और चीख के अंतर विरोधों का एक ही फर्ज बयान करता है तो कहना पड़ता है कि तुम मोची नहीं शायर है।
पटकथा में इसकी जटिलता नहीं है, बल्कि एक प्रकार की सपाटता है। आधुनिकता से प्रभावित कविता की भाषा समस्या मूलक हो गई है। सन 1960 के बाद के कवियों ने शब्द, भाषा और कविता पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। बदले हुए माहौल में छायावादी भाषा या नई कविता की बिंबधर्मी भाषा काम की नहीं रह गई थी। धूमिल ने जिन मुहावरों का प्रयोग किया वे नए और टटके ही नहीं बल्कि धक्का मार भी हैं। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवियानी भाषा में भदेश हूँ। इस भदेश भाषा को कवि अभिजात्य की बगल में खड़ा कर देता है। इस तरह वह भाषा भी एक नई टेक्नोलॉजी विकसित करता है। इसका दूरगामी प्रभाव हिंदी कविता की भाषा पर पड़ा, पर इसका दुष्परिणाम यह भी हुआ कि भाषा के चमत्कार ने कविता को जहाँ तहाँ प्रच्छन्न भी कर लिया है। अगले कवि हैं लीलाधर जगूड़ी। मूलतः वामपंथी विचारधारा के कवि हैं। प्रायः कहा जाता है कि उनकी आरंभिक कविताओं पर धूमिल के मुहावरेबाजी और खिलंदड़ापन का प्रभाव है, किंतु दोनों कवि लगभग एक साथ लिख रहे थे। जिस वर्ष धूमिल का संसद से सड़क तक प्रकाशित हुआ, उसी वर्ष 1972 ईस्वी में जगूड़ी का भी पहला संग्रह नाटक जारी है छपा। दोनों ही अकवितावाद से मुक्त नहीं है। दोनों ने मुख्यतः लोकतंत्र के विरुद्ध लिखा है। अकवितावाद या आधुनिकतावाद के प्रमाण में कुछ पंक्तियां उद्धृत की जा सकती हैं। 21वीं शताब्दी को इस बेरौनक लोकतंत्र में जीना है तो वेश्या की सार्वजनिक योनि से संभव है। स्त्री के प्रति उसका दृष्टिकोण धूमिल से अलग नहीं है। भेड़िए धूमिल की कविताओं में भी है और जगूड़ी की कविताओं में भी। आदमियों के जंगल में छिपे हुए भेड़िए पिछले पंजों से मिट्टी खोद रहे हैं और हिलती फिर रही लोमड़ी कंठाओं के रोएदार पूछें। इस व्यवस्था में इस संग्रह की लंबी कविता है। वस्तुतः व्यवस्था का हाल बेहाल है। नौकरी, गरीबी, कुर्सी, कानून सब अस्त व्यस्त। वास्तविकता तो यह है कि इस व्यवस्था में हर आदमी कहीं न कहीं चोर है, किंतु इसे बदलने के लिए वह कोई कारगर संकेत नहीं देता। आज़ादी की जूठी थाली का फैशन यहाँ भी है। जगूड़ी की स्वीकारोक्ति संशय की भाषा में बड़बड़ाता हूँ। जगूड़ी कहते हैं, संशय की भाषा में बड़बड़ाता हूँ, जो न क्रांति होता है, न नजरिया, न विचार। आज भी वही हाल है। उनके अन्य संग्रह हैं यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी और घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है आदि। इस यात्रा में व्यवस्था विरोध के साथ विषय वस्तु का विस्तार हुआ है। भाषा और क्रियाहीन वाक्यों की उछल कूद के बावजूद चीजों को समग्रता पकड़ने की क्षमता बढ़ी है। रात अब भी मौजूद है में परिवेश की भयावहता का यथार्थ अंकन है। बची हुई पृथ्वी में भाषा का खिलिंदड़ापन स्थगित सा हो लगता है। सीधी सादी भाषा में कविता की व्यंजकता समृद्ध हुई है। इसे उनकी काव्य यात्रा की अगली मंजिल कह सकते हैं। अंतर्देशी चिड़िया 2 इस संग्रह की अच्छी रचनाएं हैं। घबराए हुए शब्द में कवि कहता है, असर में एकदम धर्म सरीखी, मैं हर बार एक कविता लिखना चाहता हूँ। धर्म के नाम पर मुँह बिचकाने वाले लोग नहीं समझते हैं कि इसका ध्वन्यार्थ क्या है। असल में धर्म सरीखी कविता लिखना बहुत कठिन काम है। असल में यह कथन अपने आप में एक कविता है। जिस दिन जगूड़ी की यह प्रतिज्ञा पूरी होगी, वह दिन उनकी काव्य यात्रा का छलांग दिन होगा। इस संग्रह की कुछ कविताओं में इसकी शुरुआत देखी जा सकती है। इस तरह की कविताओं के लिए जनमानस के भीतर गहरी पैठ, घनीभूत संवेदना, शैलीगत परिवर्तन और समग्र बोध अपेक्षित है। अगले कवि हैं चंद्रकांत देवताले ने एक सीमा तक धूमिल जगूड़ी की भाषाई आतंक से अपने को बचाया है।
वह उनकी समसामयिक कवि हैं। वह उन्हीं के समसामयिक कवि हैं। चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगूड़ी और धूमिल। राजकमल चौधरी। उनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवार पर खून से और लकड़बग्घा हंस रहा है। धूमिल जगूड़ी के रेटारिक से बचने का अर्थ यह नहीं है कि उनका अपना रेटारिक नहीं है। जांघों में छटपटाती नावें, समुद्र प्रार्थना सा बिछा रह जाएगा। पीले बुखार के रक्तहीन उजाले में आदि अनेक अपने आविष्कृत मुहावरे हैं। मतलब यह कि आधुनिकता की तकनीक यहाँ भी है। स्थान स्थान पर उनके काव्य की छौंक भी मिल जाती है। रंडियों के जूते खाए दिन भूलकर मुझे मत घसीटो, इतवार के नाम पर रंडियों के बाजार में नहीं जाऊंगा। पर यह सब हाशिए पर है। वह पीड़ा के कवि हैं। कविता को बुलेट बनाने की बड़बोली स्पृहा उनमें नहीं है। आज की दुनिया को सही दिशा में न ले जाने की कविता की अक्षमता उन्हें दुखी कर देती है। और यह जानते हुए भी कि भ्रष्ट परिवेश में व्यर्थ हो गई है कविता, मुझे उसी में मरना है। एक जगह कवि लिखता है, मैं भड़भूजे की तरह इस शब्दों को कब तक फोड़ता रहूँगा। मस्तिष्क के भीतर मृत मछलियों को अबेरते हुए नदी के चढ़ते बुखार को कब तक अपनी हड्डियों के थर्मामीटर में चुपचाप पढ़ता रहूँगा। इसी बेचैनी का फल है कि वह कहता है, मैं थिरकती हुई धरती पर खिलते हुए बसंत के साथ उस साबुत घर के सपने की कविता सौंपना चाहता हूँ। वे कविता की कमजोरी को जानते हैं, लेकिन उनका कहना है सभ्यता के सुफनते हुए उजाले में भूमिगत कैंसर के खिलाफ। वे कविता की कमजोरी को जानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सभ्यता के इस उफनते हुए उजाले में भूमिगत कैंसर के खिलाफ अपनी एक निहत्थी कविता को लेकर मैं भी कीचड़ की दीवार पर कुछ छाप देना चाहता हूँ। यहाँ पर कविता का सरोकार समाज का सरोकार बन जाता है। सामाजिक सरोकारों से संबंध कविता में एक प्रकार का संयम है। जहाँ कहीं उसका संयम मंद हुआ, वहाँ कविता सपाट बयानी में बदल जाती है। अगले कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनका काव्य संग्रह वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया। कविता के अद्यावधि प्रतिमानों के आगे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। उसे यथार्थवाद, प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद आदि के खानों में नहीं रखा जा सकता। उसकी अलग कोटि है। इसे लेखक के उपन्यास नौकर की कमीज के साथ पढ़ना चाहिए। उनके काव्य और उपन्यास दोनों पर लातानी जादुई यथार्थवाद का प्रभाव है। इनमें यथार्थ के साथ कुछ अयथार्थ, अद्भुत खिलंदड़ापन आदि का समावेश होता है। यथार्थ सिर्फ सर्वहारा की फतह और गेहूं के भाव तक सीमित नहीं है। सब कुछ होना बचा रहेगा उनका दूसरा काव्य संग्रह है। सब कुछ होना बचा रहेगा किसका दूसरा काव्य संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का। उनकी रचनाएं एक ऐसे जनतंत्र की देन है जहां लोग एक दूसरे से परिचित होकर भी अपरिचित हैं। व्यक्ति के बीच विश्वसनीय संप्रेषण की कमी है। खंडित वार्तालाप उनकी नियति है। वे सारे भद्र पांडित्य को अस्वीकार करते हैं। उदाहरण, चड्ढी में पत्नी की फटी पुरानी साड़ी की मजबूत किनारे के नाड़े से गठान लगाता हुआ परिवार हो गए। किंतु उनकी शैली कंपोजिशन कविता और पाठक के बीच ऐसा व्यवधान खड़ी करती है कि पाठक इसे लगभग जय हिंद कर लेता है। सन 1980 एक ऐसा वर्ष है जिसमें कविता एक नया मोड़ लेती है। इस वर्ष कई महत्वपूर्ण संग्रह प्रकाशित होते हैं, जैसे कुमार बिकल का एक छोटी सी लड़ाई, अरुण कमल का अपनी केवल धार, मंगलेश डबराल का पहाड़ पर लालटेन, राजेश जोशी का एक दिन बोलेंगे पेड़, उदय प्रकाश का सुनो कारीगर।
और असद जैदी का बहन तथा अन्य कविताएं। और पहले दो संग्रहों को छोड़कर शेष में आधुनिक भाषाई तकनीक का प्रयोग किया गया है। इन्हें समग्रतः नव्य प्रगतिशील या जनवादी रचनाएं कहा जा सकता है। इनमें गोला बारूद नहीं है। कवियों की कविता की सामर्थ्य सीमा मालूम है, अतः वे व्यापक जीवन से उनकी अनुभूति के अंग बन चुके हैं, विषयों को चुनते हैं और उन्हें संवेदना के धरातल पर अपने सामान्य मनुष्य की समस्याओं से जोड़ देते हैं। अगले कवि हैं कुमार विकल। 7वें-8वें दशक के ऐसे कवि हैं जो वस्तुओं का सीधे साक्षात्कार करते हैं, साक्षात्कार करते हैं और चमत्कार मूलक मुहावरों के बिना उसे प्रतिबद्ध कविता में बदल देते हैं। उनकी विचारधारा किताबी विचारधारा नहीं है, बल्कि उनके रक्त मांस में घुल मिलकर कवि व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग बन गई है। इसलिए उनकी रचनाओं में वैयक्तिकता का संस्पर्श, सहजावेग और ऊर्जा का समावेश हो जाता है। विचारधारा के अतिरिक्त उनकी कविताएं पंजाब की नदियों, प्रेम कथाओं, पहाड़ी धूप, पंजाबी भाषा और संस्कृत की छौक का जायजा लेती हुई बृहत्तर जीवन को समेट लेती है। और इसके प्रमाण में उनके दोनों काव्य संकलनों एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है को देखा जा सकता है। पहले वे प्रगतिवादी युद्ध कर रहे थे। विकल को युद्ध का हश्र मालूम था, इसीलिए उन्होंने युद्ध के स्थान पर लड़ाई को चुना, वह भी छोटी सी लड़ाई को। छोटी छोटी लड़ाइयाँ किसी ऐतिहासिक समय में युद्ध में बदल सकती हैं। लड़ाई के अनेक मोर्चे हैं, वह कविता के भीतर भी है और बाहर भी। उनकी चाह है कि उनकी कविताएं बच्चों की लोरियां बन जाएं, जिन्हें नदियों में मछुआरे, खेतों में किसान, मिलों में मजदूर झूमते गाएं। किंतु वे काली हवाओं का बिंब लाती हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनकी रचनाओं में काली हवाओं का बिंब नहीं है, अतः वे अपनी कविताओं के बिंबों के खिलाफ लड़ते हैं। जब वे चुप रहते हैं तो संघर्ष और तेज हो जाता है। लेकिन नागार्जुन, मेरी इस चुप्पी को गलत मत समझना, मैं तो अपने आप को एक और लड़ाई के लिए तैयार कर रहा हूँ और अपनी कविताओं के बाहर एक सामरिक चुप्पी में कविता के बाहर कोई बड़ा हथियार गढ़ रहा हूँ, पर यह एक किताबी यूटोपियन बन जाता है। वे गहरे अर्थों में परिवर्तन के पक्षधर हैं, जो सिद्धांतों पर नहीं प्रामाणिक अनुभव पर आधारित है। उन्हें घर याद आता है जिसमें माँ खामोश दिए सी जलती थी और घर एक शराबी के कदमों की तरह लड़खड़ाता था। इंकलाब के रास्ते पर एक और घर है जिसमें खांसती बत्ती और एक डर है। इन डरों को भूलकर परिवर्तन के माया दर्पण में क्रांति की कौंध देखना क्रांति का बेहद सरलीकरण है। यह अनुभवों को समेटता हुआ कवि कहता है, मेरा ध्यान पत्नी की हड्डियों, बच्चों की गलियों की ओर जाता है, लेकिन हर बार देश की सरहदों पर लौट आता है, जहां दुश्मन की फौजें तैनात हो चुकी हैं और देश खतरे में है। सरहद के खतरे की आहट सिर्फ विकल की कविता में मिलती है। सरहद के खतरे की आहट सिर्फ विकल की कविता में मिलती है। देश के भीतर वामपंथी दलों का अलगाव भी उनका सरोकार है। वे प्रार्थना करते हैं कि रोशनियां एक में मिल जाएं। कहीं कहीं नक्सलवाद भी झांक जाता है और तरक्की पसंद नक्सलवादी भी हैं। इनके अतिरिक्त उनकी कविता में चंबा के चौगान में बैठी गाय है, प्यारी धूप है, सतलज ब्यास रावी आदि का आदिम संगीत है, कस्बे की गंध है। कवि कहता है, जब तक बहता है झरना
और मंडराती है मेरे जिस्म के आसपास एक पहाड़ी कस्बे की गंध। मैं नहीं अकेला, मैं नहीं निशा। इन उल्लासपूर्ण रंग ग्रंथ के गंध के भीतर एक करुण स्वर भी सुनाई पड़ता है। सभी प्रार्थनाएं लेकर मुझसे एक शराबी कविता दे दो। इसका दायित्व किस पर है? यदि शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो बिकल की कविताएं अभितः उत्तम काव्य हैं का मॉडल है। बिपाशा की हार जैसी दो कविताओं को छोड़कर सर्वत्र कविता की लय जीवन की लय में घुली हुई है। कहीं पहाड़ी नदियों का आवेग है तो कहीं मैदानी नदी की मंथरता। अरुण कमल अगले कवि हैं, प्रगतिशील धारा के कवि हैं ये। उन्होंने अपनी कविता की धार इस तरह से पैदा की है जिसमें आधुनिकतावादी तकनीक की कारीगरी नहीं है। इसलिए उनकी कविता बिना किसी व्यवधान के अपना लक्ष्य वेध कर लेती है। अपने समकालीन कवियों से विचारधारा में भिन्न न होते हुए भी भाषा शैली में भिन्न है। वे त्रिलोचन की परंपरा के कवि हैं, लेकिन उनकी सरल दिखाई पड़ने वाली कविताओं में थोड़ा बहुत बाकपन है ही। बाकपन कविता का आंतरिक गुण है। जहाँ वह नहीं है वह उनकी कविताएं कमज़ोर पड़ गई हैं वहाँ उनकी कविताएं कमज़ोर पड़ गई हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि वे प्रतिबद्ध कवि होते हुए भी न उनका बयान करते हैं न बखान। यही उनकी शक्ति है। अपनी केवल धार उनका काव्य संग्रह है। उनके सौंदर्य का अपना एस्थेटिक्स है। शुक्ल जी के शब्दों में यह कर्म का सौंदर्य है। कर्म भी तरह तरह के होते हैं। बारिश, आंधी, तूफान, अत्याचार से टकराने में ही सौंदर्य निहित है। धरती की ओर से संघर्षरत पेड़ों का एक दृश्य है। गरजता है गगन और बिजलियों की देह हमें सोखने को उद्यत। गरजता है गगन और बिजलियों की देह हमें सोखने को उद्यत। गरजते हैं धरती की ओर से ये वृक्ष। ठहरेगा कौन इस राह पर आज? देखेगा कौन इस संघर्षरत वृक्षों का दुर्धर्ष सौंदर्य? इसी तरह का सौंदर्य मई का एक दिन में है। वह अपनी थकान, हार, पारिवारिक दुख को वियतनाम और कंबोडिया के संघर्षों से जोड़कर जीत का अनुभव करने लगता है। प्रकृति भी इसी संघर्ष में लगी हुई है। वह स्वयं भी अशोक पेड़ की तरह एक अतल ताप को हर रंग में बदलता है। नीला आकाश ताल में अपनी शाखाएं फेंक रहा है। अब वह भविष्य से बातें करने के लिए प्रस्तुत है। हाशिए पर अंकित अंतर्विरोध के बावजूद सूर्य ग्रहण ऊर्जा और संघर्षजन्य और सौंदर्य की कविताएं हैं। अतः सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आमने सामने खड़े हैं। ग्रह कक्ष की अभूतपूर्व हलचल, सौंदर्य के इस विपुल पुंज को देखने की ललक किस हृदय में नहीं होगी? पर अपनी आंखों के मूल्य पर नहीं। ग्रहण के बाद भी सूर्य बना रहना उसका आंतरिक धर्म है। ग्रहण 3 में ब्रह्मांड का भव्य सौंदर्य द्रष्टव्य है। जो देख सके वह देखे। अंत में सिरफिरे लोगों के विरोध में कवि कहता है, ऐसी सुंदरता कौन काम की जिसके देखे दीदा फूटे। एक नवजात बच्ची को प्यार का पारंपरिक ढंग बदला हुआ है। प्रायः लोग स्त्री का तिमिराच्छन्न वर्तमान देखते हैं, लेकिन कभी उनके भविष्य का यथार्थ चित्र खींचा है। वह इतिहास के परिवर्तन महाप्रवाह को जानना चाहता है। अतीत की स्त्रियां बच्चियों के बरक्स भविष्य का एक चित्र, एक भव्य वास्तविकता है। टूसे सी टहकती देह और माथे की कस्तूरी गंध नवजात बच्ची के वर्तमान का ही सौंदर्य नहीं है, भविष्य का भी है। करुणा के घोल के कारण दृश्य का भाव और बढ़ गया है। दर्जन के वर्ग भेद में भी करुणा की आस्वाद्यता
है जिसे कवि ने शब्द नहीं द्वारा कवि ने एक शब्द नहीं द्वारा अभिव्यक्त किया है। कर्मा का गीत रूली का टीका सोच भरे ललाट पर लगता है। सब मिलाकर वह उर्वर प्रदेश का कवि है जहाँ अखुए निकलते हैं, कंछा फूटता है। कुछ कविताएं जैसे होटल, हाथ, खबर अपनी सपाट बयानी में कमजोर है। अरुण का दूसरा संग्रह सबूत उनकी काव्य यात्रा के विकास का सबूत नहीं दे पाता। अगले कवि है मंगलेश डबराल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।